वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। आज फिर मैं हाई लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन का एक जबरदस्त एपिसोड लेकर के आया हूं। इसमें फ्रैक्शनल मेथड का जो इस्तेमाल होगा उसमें आपको मजा आ जाएगा। फ्रैक्शनल मेथड पहले से भी आप जानते हैं और उसका इस्तेमाल भी आप देखेंगे। एक परसेंटेज मल्टीपल बार डायग्राम पर ये बेस्ट है, लेकिन फ्रैक्शनल मेथड का अगर इस्तेमाल करने के लिए सही ढंग से नहीं आता है तो ये बड़ा मुश्किल होगा, और अगर आता है तो आसान हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में एपिसोड्स रहते हैं, आपको पता है, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर मैं दे देता हूँ, वहाँ से आप लेते हैं। इसका भी लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हम लोग आगे बढ़े। देखिए, तो शुरू करते हैं। पहले आप हिंदी में देखिए, ठीक है? इसको हिंदी में देखिए। हिंदी में इंग्लिश में दोनों है एक साथ। एक्सप्लेन भी करता हूं। दरअसल इसके फिगर में कुछ खास नहीं है। रिमझिम्स एनुअल सैलरीज परसेंटेज ब्रेकडाउन ऑफ a spending is given below from year 2013 to 2018 in the following bar graph. Study the graph carefully and answer the questions that follow. आप देखिए, किसी पर्टिकुलर ईयर में, 1 ईयर में टोटल इनकम को 100% मान के 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इन्वेस्टमेंट फर्स्ट है, देखिए सब हर साल, देन ईएमआई एक्सपेंसेस, देन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस येलो, एंड देन सेविंग्स। तो ये 4 पार्ट्स में है। हर ईयर के इनकम को 100% मान करके बात हुई है, लेकिन इनकम क्या है नहीं मालूम। दैट मीन्स कि एक तरह से रेशियो में दिया हुआ है 25:35:30:10। इस रेशियो में ये 4 टाइप्स के एक्सपेंडिचर पैटर्न हैं, जिसमें सेविंग भी, इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। इन्वेस्टमेंट भी, सेविंग भी, सभी शामिल है। इन्वेस्टमेंट 1 कॉर्नर पर है, 1 एंड पर है, और दूसरे एंड पर सेविंग। तो इस परसेंटेज मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, इस सब डिवाइडेड बार डायग्राम, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छोटे क्वेश्चन हैं तो हिंदी इंग्लिश एक साथ है, लेकिन फ्रैक्शन मेथड तो है। देखिए, मैं बताता हूं कि उसका अप्रोच क्या होगा। इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन 2014 is 7/18 of the amount invested in 2016, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा इन्वेस्टेड, किसका इन्वेस्टेड, 14, 16। Then what is the approximate difference between the amount spent on EMI and household expenses? जाते जाते तो दिमाग पजल्ड हो जाएगा। If it is given that the total income in 2016 is rupees 18 lakhs, जानते हैं शुरुआत कैसे होगी? आपसे तो रुपया पूछा है ना, रुपीस, रुपया, तो कहानी रुपए से शुरू होगी। अप्रॉक्सीमेटली भी देखिए कितना मजा आएगा। क्या वैल्यू है, तो क्या वैल्यू दिया है 18 lakhs, इसे पहले लिख दीजिए। कहानी यहीं से शुरू होगी। 2 डिफरेंट ईयर्स की बात हो रही है। ये 18 lakhs कब है? 2016 में टोटल इनकम। तो 2016 में डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स का परसेंटेज वैल्यू तो हम जानते हैं। तो 2016 में कोई चर्चा है? यस, यहां चर्चा है।
द अमाउंट इन्वेस्टेड इन 2016, तो पहले चलिए 2016 जो है उसका अमाउंट इन्वेस्टेड 30% है, दैट इज 30%। ये इन्वेस्टमेंट हुआ 7/18 ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड, तो ठीक है 7/18 हुआ, हो गया। तो ये जो वैल्यू हुआ, दिस इज अमाउंट इन्वेस्टेड इन 2014। अब तक जो भी बात कर रहे थे वो सब का सब 16 का था, और ये जो 16 वाला वैल्यू आया उसका 7/18, ये 2014 का इन्वेस्टमेंट हो गया। 2014 का इन्वेस्टमेंट माने 22, यानी 22% को इतना कहते हैं। तो जो पूछेगा बता देंगे कि इसको क्या कहेंगे। डिफरेंस, ओके, बिटवीन द अमाउंट स्पेंट ऑन EMI एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इन 14, EMI एंड हाउस होल्ड मिडिल वाला दोनों, इसका डिफरेंस क्या है? 36 और 30 का डिफरेंस 6। व्हाट इज दिस? इतना लाख आएगा तो लैक्स में होगा। देखिए अप्रोक्सीमेशन कहा है, ये बात तो है, अप्रोक्सीमेशन कहा है, ये बात तो है। देखिए ये ज्यादा नहीं, आप थोड़ा सोचिए, नीचे क्या है 110 और ऊपर 63, यानी आया इतना लाख तो लिखे ही हूं, इतना लाख। हम लोग क्या बोलते हैं, 63 आया ना, 63 by 110 लाख, तो हम लोग बोले 1000। अच्छा लगेगा ना। और अब आप आसानी से बता सकते हैं 3 approx 1000, that means 57,300 approx. This is the answer. बोलिए, यानी D is the answer। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। आई, इफ एवरी ईयर there is an increase of 20% in annual salary as compared to previous year's annual salary, then रुक जाइए, अभी नहीं। इसका मतलब ये है 13 से 14, 20% कंपाउंड हुआ, यहां से 20% जो हो गया 20%। सब क्यों लिखेंगे, जो हमें चाहिए। ओके, ठीक है। What is the ratio? हमसे रेशियो पूछा है, ठीक है, between the average monthly salary in 2015 to the average monthly expenses on EMI in 2013। रुकिए 15 to 13 पूछा है, हम लोग इसको 2015 लिखते हैं और इसको 2013 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जहां तक इनकम का सवाल है, 20% यानी कि 100 माने तो ये 144 होगा कि नहीं। ऐसे 20% का जो इक्विवेलेंट चेंज होता है वो आप x + y + xy भी कर सकते हैं, या 100 अगर मानते हैं तो 120 हुआ, और 20% 24 इंक्रीज हुआ तो 144 हुआ। आप दोनों तरह से ये बात कर सकते हैं, दोनों तरह से ये बात कर सकते हैं। ये निकल गया, इनकम हमें पता हो गया क्या है। अब जो पूछे वो निकालते हैं, तो इनकम हमें पता है, हमें रेशियो चाहिए। एवरेज मंथली सैलरी इन 15, यस सैलरी तो 15 में यही है, टू द एवरेज मंथली एक्सपेंसेस ऑन EMI इन 13
2013 में EMI को 35% कहेंगे, 35% कहेंगे, यानी कि 144:35 इज द आंसर। बोलिए बोलिए बोलिए, यानी डी इज द आंसर। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन की ओर आइए। हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए, देखिए, if the annual EMI expenses in 2014 and annual household expenses in 2017 are in the ratio 9:22, तो कहानी तो यहीं से शुरू होगी। कुछ भी आगे बढ़ने के पहले एक काम करते हैं, हम लोग 2014 और 17 का ये लिख लेते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा ये होता है कि हम आगे देखें कि पूछा क्या है। देन एनुअल अमाउंट इन्वेस्टेड इन 2017 इज व्हाट परसेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, 2014 पहले लिख देते हैं ताकि दिमाग में स्थिर रहे, कंफ्यूजन ना रहे। और इसमें EMI एक्सपेंसेस का सवाल उठता है, हाँ, थोड़ी देर के लिए, और इधर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का सवाल होता है। ठीक है, ये रेशियो है 9:22। ठीक है, अब एक बात है, आगे बढ़ने के पहले एक और बात लिख सकते हैं। 2014 में ये क्या है? EMI। 2014 में EMI को क्या बोलते हैं? 36। तो दिस मीन्स 36 जो निकालना होगा उसकी बात करेंगे। 2017 में हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 44%, तो दिस मीन्स 44 व्हाट जो निकालना होगा निकालेंगे। डायरेक्शन क्लियर है कि नहीं? पूछा गया है देन एनुअल अमाउंट इन्वेस्टेड इन 17 में एनुअल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रही है। 17 में इन्वेस्टमेंट है 28%, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस। ठीक है, परसेंटेज करेंगे। देन द एनुअल सेविंग्स एंड एनुअल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस टुगेदर इन 2014 में देखिए क्या क्या है। सेविंग्स, लास्ट वाला सेविंग्स, 14 में सेविंग्स एंड एनुअल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, दैट मीन्स कि ये येलो, यानी 42 कुल मिला के कितना होगा। ये इसका कितना परसेंट है? अरे बाद में रेशियो निकालते हैं ना, उसके बाद बात करेंगे। 14 टूजा बोले, 2 लेके काट दिया। ठीक है, मन तो करता है 14 से ही इसको उड़ा दे, अच्छा लग रहा है। और 9 से 4 को उड़ा दे, 3:4 हुआ कि नहीं? पूछा है कि 17 वाला 4 जो है 3 से कितना ज्यादा है? 1/3 ज्यादा है। 33 and 1/3% ज्यादा है आंसर। इस वीडियो एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। फ्रैक्शनल मेथड बढ़िया से आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए 4th नंबर। ये थोड़ा बड़ा है तो मैंने हिंदी इंग्लिश में अलग अलग लिया है। हिंदी में क्योंकि फिर स्पेस नहीं बचता, हिंदी में पढ़ लीजिए पहले, ठीक है, और फिर इसको इंग्लिश में करते हैं। ठीक है, आइए देखिए। In 2013, okay, Rimjim invested in 2 schemes, A and B. Her entire money to be invested in that year. रुकिए, रिमझिम जो है 2013 में जितना भी इन्वेस्टमेंट करती है 25% अपने पूरे इनकम का, वो पूरा का पूरा 2 स्कीम में डाल देती है। यानी
इनकम हमें पता नहीं है, जो भी इनकम होगा उसका 25% उसका इन्वेस्टमेंट 2 स्कीम्स में करती है। स्कीम ए एंड बी ऑफर्स interest rate of 10% per annum and 8% per annum. एक 10% per annum, दूसरा 8% per annum respectively. Scheme A offers compound interest and scheme B offers simple interest. First वाला compound, दूसरा वाला simple. If after 3 years the total interest earned by RIMZIM is rupees 40,500, ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा. Then what is the approximate amount invested by her in scheme A if it is given that her savings in 2013 is 60,000? सुनिए, सेविंग दिया है तो हम इनकम निकाल सकते हैं, और इनकम जब निकलेगा जिसका कि इन्वेस्टमेंट 2 पार्ट्स में हो रहा है, तो ओवरऑल जो इंटरेस्ट मिला उसका परसेंटेज हम निकाल सकेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको ये कहता हूं कि आप पहले सेविंग्स जो है ना 60,000 रुपीज, 60,000 60K कर देते हैं. ये सेविंग्स 2013 में सेविंग्स, यानी कहने का मतलब 10% ये मालूम है, ठीक है. 2013 में जो सेविंग्स है वो 10% मालूम है. तो हमें निकालने के लिए क्या कहा गया है, हमें निकालने के लिए क्या कहा गया है, ये दिया हुआ है. तो what is the approximate amount invested in her scheme? तो इन्वेस्टमेंट क्या है, 25%. तो 10% को इतना बोलते हैं, तो 25% को कितना बोलेंगे ये आप निकाल सकते हैं. जल्दी बोलिए, ये 25% निकाल सकते हैं, यानी कि 150K. ये 150K क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट. इसलिए कि हमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है ए एंड बी में, वो पूरा का पूरा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और उस पूरे इन्वेस्टमेंट पर हमें ये मिलता है, तो वो इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए. हमसे पूछा भी है कि ए में इन्वेस्टमेंट क्या हुआ. हमने निकाला टोटल इन्वेस्टमेंट 150K. अब ये मेथड ऑफ एलिगेशन का इस्तेमाल होगा, लेकिन उसके पहले मुझे बताइए 3 इयर्स की अगर हम बात करें, तो स्कीम ए में आप जानते हैं कि 10% के रेट से 33.1% होता है, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है. और स्कीम बी में सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 3 इयर्स में 8% के रेट से 10% के रेट से ये 24% होता है. हमें परसेंटेज निकालना है. हम लोग को जो मिला है 40,000 ओवरऑल ए प्लस बी को मिला करके, ये कितना परसेंट मिला, 40,500. ये पूरे इन्वेस्टमेंट का 1,50,000 का कितना परसेंट है. अगर हम इसका परसेंटेज निकालना चाहते हैं एग्जैक्टली डबल कर दीजिए, या ऐसे भी डिवाइड कर दीजिए. डबल जब करेंगे ये वाला तो क्या होगा, ये 30, ये डबल करेंगे तो 810, ये हो जाएगा 27. अब सीधा मेथड ऑफ एलिगेशन का इस्तेमाल होगा. हमने क्या निकाला है, हमने निकाला कि स्कीम ए में 33.1% मिलता है, स्कीम बी में कितना परसेंट मिलता है, 24% मिलता है. ओवरऑल दोनों को मिला करके हमने निकाला कि वो हमें 27% मिलता है. इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं, इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं. अगर हम टोटल की बात करें तो 9.1 होता है. 9.1 का मतलब 150K. तो 3 का मतलब क्या, हम लोग बोलेंगे ये 1/3 है अप्रॉक्स. तो 1/3 होगा, यानी कि 50,000 अप्रॉक्स. हमसे अप्रॉक्स पूछा गया है. आंसर बोलिए,
समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है, देख लीजिए एक बार, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। आइए पढ़ता हूं, क्या है क्वेश्चन। इफ टोटल एनुअल इनकम ऑफ रिमझिम इन 2016 एंड 18 इज 30 lakhs। अब देखिए, टोटल इनकम को 100% मान करके ही तो बताया गया ना, तो जब तक इनकम नहीं मालूम रहेगा कैसे निकालेंगे? तो दोनों का सम दिया हुआ है, 16 एंड 18 की बात हो रही है, 30 lakhs, ओके। एंड द सम ऑफ द अमाउंट्स इन्वेस्टेड इन 2016 एंड 18, यानी कि 30% ऑफ इनकम जो भी है, और यहां पर 25% ऑफ इनकम जो भी है, ये दिया हुआ। Then what is the ratio of savings of Rimjim in the year 18 to 16? 16 to 18 नहीं, 18 to 16 सेविंग्स के लिए हमें इनकम तो चाहिए ना। हम लोग क्या करते हैं, सुनिए, 2016 और 2018 इसमें मान लेते हैं कि ये एक्स था इनकम और ये वाई था, ये इनकम मान लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 दिया हुआ है, और 16 में जो इन्वेस्टमेंट है और 18 में जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मतलब 30% एंड 25%, तो 30% ऑफ x और 25% ऑफ y। आप सोचिए तो 30% ऑफ x प्लस 25% ऑफ y is equal to 8.1 lakhs बोले। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताता हूं। ये जरा देखिए, 30/100, 25/100, हम लोग क्या करते हैं, 5 से कैंसिल करते हैं, ज्यादा नहीं, 5 से, 25 से नहीं। हम चाहते हैं 5/20 हो, हम चाहते हैं 6/20 हो, ताकि ये 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 इंटू करे तो 162 हो जाए। 20 हमारे पास 1 है, हमारे पास 2 है, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करके इसे लेस कर दें 5 से मल्टीप्लाई करके, तो वैल्यू ना निकल जाए। देखिए x इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 18 होगा कि नहीं? हमें मालूम हो गया, तो आगे चलते हैं। हाँ, ये याद रहे कौन सा मालूम हुआ भाई, x मतलब 16 का 12 है और 18 का 18 है, तो हम लोगों से क्या कहा गया, 18 to 16, 2018 to 2016, तो ये 18 है और ये 12 है, ये याद रहे। रेशियो निकालना है तो हम लोग, ये 2 है तो 3 है कर देते, अच्छा रहेगा। ये क्या है, इनकम्स। हम लोगों से क्या पूछा गया था, सेविंग्स का रेशियो बताइए। 18 to 16 सेविंग्स 14% है, 14% है, और 16 में 9% है। बस देखिए, यानी 7:3 is the answer। बोलिए, समझ में आया? देखिए, ठीक है। कैसा रहा ये एपिसोड? मेन एग्जाम के लिए हाई लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन की जो सीरीज है, आपके कमेंट से ही पता चलता है कि आप उसको खूब एंजॉय कर रहे हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा, एक कॉम्बिनेशन जाएगा, सब कुछ होगा। चेंज करके जाने से आपको मन लगेगा। कभी किसी चैप्टर का मेगा एपिसोड, कभी स्पेशली प्रीवियस ईयर्स का कोई सेट जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, कभी अच्छे लेवल का डीआई, और कभी डिफरेंट टाइप्स के एपिसोड्स। ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के रूप में आपके पास जाएंगे, आपका इंटरेस्ट बना रहे, इसीलिए पोस्टिंग में मैं इन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। ऑल द बेस्ट।